in association with Kuku FM. बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। पहला सवाल सौरभ अभय ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि चीन अब अपनी दिलचस्पी अफगानिस्तान में दिखा रहा है। क्या चीन अफगानिस्तान में जीत सकता है? और कैन चाइना विन अफगानिस्तान आफ्टर डिफीट ऑफ ब्रिटिश एंग्लो यूएस? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन हार गया, यूएसएसआर हार गया, यूएसए हार गया, तो क्या चीन अब जीत सकता है अफगानिस्तान को, या उस पर अपना प्रभाव ये कर सकता है? अफगानिस्तान को महाशक्तियों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और ठीक कहा जाता है। जैसा उन्होंने अपने सवाल में भी कहा कि अंग्रेजों को भी संधि के बाद लौटना पड़ा। अंग्रेज छोड़ दीजिए, अकबर के भी जमाने में कंधार और उसके आगे के जो इलाके हैं वहां पर जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर थी तब नहीं था, है ना। अशोक के समय में ऐसा था, लेकिन वो हजारों वर्ष, मतलब 2000-2500 वर्ष पहले की बात है। सम्राट अशोक के समय में ऐसा था। ललितादित्य पीठ के समय में भी असर था। खैर, ये तो हिस्ट्री की लेसन है। देखिए, अफगानिस्तान की ये जो अक्सर होता है कि आपकी ताकत और आपकी कमजोरी एक ही होते हैं। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय चेतना है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की राष्ट्रीय चेतना एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में होनी चाहिए उतनी नहीं दिखती है। कबीलाई प्रतिबद्धताएं भी बहुत ज्यादा हैं, और इसी वजह से कोई दूसरी शक्ति सोचे कि वो अफगानिस्तान को जाके गुलाम बना ले मिलिट्री पावर के दम पे या सिर्फ इस्लामिक पावर के दम पर, तो वो भी नहीं होता है। तालिबान को भी अपने इमरजेंसी दौरान लगातार, चाहे दोस्तम शाह हो या दूसरे अलग अलग कंटेंडर्स हों, गुलबुद्दीन हिकमतयार हों, सब अपने वर्चस्व के इलाके बना के रखे हुए थे। तो पहली चीज तो ये है। और दूसरा, फिलहाल कोई वहां बड़ा गेन नहीं दिख रहा है। तो चाहे चीन हो, चाहे रूस हो या अमेरिका हो, सब पर्दे के पीछे से अपना ज्यादा रखेंगे। भारत के लिए स्टेक बहुत हाई है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि हमने देखा है कि जो तालिबान आतंकवादी हैं, है ना, और इसके पहले भी जब मुजाहिदीन थे वो बाद में कश्मीर में आए आतंकवाद मचाने के लिए, और अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान इस राजनीतिक स्थिति का नए सिरे से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप दुनियादारी में हम लोग इस पर विस्तार से बात करते रहते हैं। अगला सवाल निखिल। ओमकार दड़पे ने पूछा है कि बीजेपी कैसे कर्नाटक में जीत जाती है, लेकिन दूसरे दक्षिण के जो राज्य हैं हमारे, उनमें बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाती। ओमकार, हमने अभी चर्चा की विस्तार से, निस्तुला और नबीला ने बहुत सारी चीजें बताई, और हमें यह भी पता चला कि मतलब पता है कि कैसे संघ वहां पर लगातार काम कर रहा था। देखिए, कर्नाटक की महाराष्ट्र के साथ प्रॉक्सिमिटी देखिए जियोग्राफिकली, और उसके बाद वीरेंद्र पाटिल हटाने के बाद कैसे एक बड़े वोट बैंक में और डोमिनेंट वोट बैंक में जो लिंगायत वोट समूह है उसमें ओपनिंग मिलती है बीजेपी को। वो ओपनिंग अर्ली 90s में मिलती है और उसका नतीजा 2000 के दशक में दिखता है। कर्नाटक की जाति समूहों की संरचना की तुलना अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि भविष्य में बीजेपी वहां पर एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभरेगी, और इसको लेकर लगातार काम भी चला है। तेलंगाना में ही देखिए आप 4 सांसद जीत कर आए हैं। लेकिन जैसे ही हम बात केरल और तमिलनाडु की करते हैं तो वहां पर द्रविडियन मूवमेंट का इतना मजबूत और स्थायी भाव वाला आंदोलन रहा है कि वहां पर बीजेपी के जो फिलहाल के पॉलिटिकल नैरेटिव हैं वो वहां काम करते नहीं दिख रहे हैं। तमिलनाडु में नैरेटिव के स्तर पर, जातीय अस्मिता के स्तर पर, नेशनैलिटी, यहाँ पर जातीय शब्द का एक अर्थ नेशनैलिटी से भी होता है, और केरल में वो डेमोग्राफी के हिसाब से भी उनके नैरेटिव फिट नहीं होते हैं। वहां पर उन्हें गोवा मॉडल लागू करना होगा। मनोहर पर्रिकर जैसा नेता जिसको बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक भी मिले और ईसाइयों का वोट भी मिले, उस पर भरोसा कर पाए, तभी वो केरल में कोई फोर्स बन सकते हैं। तो ये मेरी सीमित समझ है। भार्गव पटेल का है, और निखिल जी से ये सवाल है, he recently visited Gujarat. What do you think about AAP's performance in next Gujarat election? भार्गव, अभी जो कंसर्न था ललन टॉप की जो रिसेंट विजिट गुजरात में हुई थी वो कोविड कवरेज था, तो हम उस तरह से नहीं देख रहे थे। लेकिन जो अभी हाल में वहां पे पंचायत चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय में चुनाव हुए, माफ कीजिएगा, ठीक है, उसमें आप आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब ये एक चीज ऐसी है जो
जिसको कहते हैं ना, बहुत अभिनव नहीं है। आप जितने भी अर्बन सेंटर्स में जाएंगे हिंदुस्तान में, आपको वहां पे आम आदमी पार्टी का एक ऑफिस तो मिल ही जाता है। क्या वो कभी, अब जैसे मैं कहना चाहूंगा उसको तुक्का थोड़ी सी छूट लेकर के, वो लग जाता है तब आपको लगता है कि कोई नई चीज है। रही बात मैदानी संगठन, नेताओं और जो पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिससे आप किसी पार्टी को कहें कि वो आने वाले चुनाव में संभावना होगी या न होगी, वहां तक अभी आम आदमी पार्टी का मामला पहुंचा नहीं है गुजरात में। मैं भार्गव जी, आपका सवाल निखिल से था, लेकिन मैं निखिल के ऑब्जर्वेशन से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी वैसे भी उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, कर्नल कोटियाल को आगे रख के वो कोशिश कर रहे हैं, संजय सिंह उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो ठीक है, उनको निकाय चुनाव में स्थानीय कारणों की वजह से कहीं पे सफलता मिल गई, पर दिल्ली अभी बहुत दूर है गुजरात की राजनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए। समर्थ अगले सवाल पे सौरभ आप, हाँ, पूरा नेता नगरी आप अकेले कर सकते हैं एक और इसी में। वो कह रहे हैं कि क्या आप, और आपको एड्रेस किया है कि वो कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगला चुनाव भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतकर उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से कर देगी? एक तो आप बुंदेलखंड बोलने ही वाले हैं। नहीं, बीजेपी कर देगी इस पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे नहीं, हाँ, पर आप चाहते तो हैं। मैं निखिल जी, मैं प्रशासनिक एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्टोरिकली जिन इलाकों के साथ अन्याय हुआ है, और ये जो तुम्हारे चेहरे पे स्मर्क है ना कि बुंदेलखंड बोल दो ये चालू हो जाएगा, है मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश में पड़ता है बुंदेलखंड का हिस्सा, भिंड, मुरैना, दतिया, है ना, शिवपुरी वगैरह, और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये परंपरागत रूप से पिछड़े रहे हैं क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है, नदियों द्वारा सिंचित भाग नहीं है। हालांकि अब मोदी जी वहां पे डिफेंस कॉरिडोर वगैरह बनवा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन रहा है, तो हम बुंदेलखंड वालों को थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर गरीबी भी बहुत है, पलायन भी बहुत है, ये चंबल, यमुना, बेतवा, इस सारे पूरे इलाके में। तो खैर, ये तो मेरी व्यक्तिगत मंशा है, पर मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की हाल फिलहाल कोई संभावना है, और उसकी वजह यह है कि विभाजन आप तब करते हो राज्य का जब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट हो जो ये विभाजन मांग रहा है ना। तेलंगाना बना क्योंकि एक लंबा संघर्ष चला और उस मुद्दे पे बहुत सारे मूवमेंट हुए, सब हुआ। उत्तर प्रदेश में आपको ये कहाँ दिखता है? एक प्रेस विज्ञप्ति की शक्ल में हरित प्रदेश के पक्ष में कहीं तर्क दिख जाएंगे, पूर्वांचल के दिख जाएंगे, तो ये सब खामख्यालियां हैं जो अभी चलती रहती हैं। अगला सवाल सौरभ शोभित का है। वो पूछ रहे हैं कि नोटा की बात चुनाव के समय भी कम सुनने को मिलती है, आप नोटा को कैसे देखते हैं? चुनाव यात्रा के दौरान क्या लोग नोटा के बारे में आपसे बात करते हैं? Oh, I love Nota in my personal capacity. When I say I love Nota, मुझे ये एक डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का परिचायक लगता है। मेरे कई मित्र इस पर बहस करते हैं, क्या फायदा, उससे जीत हार में तो कुछ होगा नहीं, कोई ऐसा भी कानून नहीं है कि किसी कैंडिडेट से नोटा को ज्यादा वोट मिल गए तो कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वोट डालना जो आपके उपलब्ध ऑप्शंस हैं, है ना, और वो जिस पॉलिटिकल पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, क्लेम्स के साथ आ रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो। एक बहुत ही फ्लैट लहजे में कहें तो एक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें भी होता है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का प्रोसेस बड़ा जटिल होता था, आप एक फॉर्म मांगते थे, वो करते थे कि साहब वोट देने आए लेकिन वोट नहीं दिया वो, तो उसको एक सिंप्लीफाई कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म। और मुझे लगता है कि यदि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तब भी वोट डालने जरूर जाइए, नोटा पर बटन दबाइए, क्योंकि जब नोटा पे मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से ज्यादा वोट गिरने लगेंगे तो फिर इस इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात उठेगी कि यदि जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं नोटा का वोट उनसे ज्यादा है, इसका मतलब जनता इन कैंडिडेट्स को पसंद नहीं कर रही, तो राजनीतिक दल अगला सेट लेकर आए। इस तरह की बात भी अगले 10, 15, 20 साल में आ सकती है, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। तो नोटा जैसे विकल्प रहने चाहिए। और चुनाव यात्रा के दौरान क्या लोग नोटा के बारे में आपसे बात करते हैं? शोभित, बहुत कम लोग बात करते हैं, कम बात करते हैं। एक आशीष पाटिल का सवाल है और उन्होंने आपको एड्रेस किया है, ये भाषा को लेकर ज्यादा है। ये पूछ रहे हैं कि भारत यूनियन गवर्नमेंट है पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर मीडिया हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? काफी बारीकी में चले गए आशीष जी। यूनियन गवर्नमेंट कहें, है ना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कहें,
तात्पर्य जो होता है वो लोगों को समझ में आ जाता है। और यूनियन गवर्नमेंट है, लेकिन हमने ये लगातार देखा है कि अंततः जो सेंट्रल है उसकी शक्तियां ज्यादा हैं और उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, तो इसलिए उसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी ये जो संविधान के विशेषज्ञ होंगे और भाषा शास्त्र के भी, वो ज्यादा बता पाएंगे। वैसे मुझको ऐसा लगता है ना कि इसमें नियत, जैसे अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी, उनका सवाल हम समझ रहे हैं कहाँ से आया है, वो सेंटर वर्सेस यूनियन जो वो तमिलनाडु में हो गया, एक मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बाद से फिर वो बखेड़ा ही खड़ा हो गया कि आपने कैसे कह दिया। वो शायद वो तमिल शब्द के अनुवाद को लेकर के था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहस यही थी कि सेंटर का हो यूनियन का हो। दिक्कत वहां होती है कि आप सेंटर कहें यूनियन कहें, आपका मतलब क्या है। जैसे एक टाइम मुझको याद आता है जब कहा जाता था दिल्ली सरकार, और वो दिल्ली सरकार नहीं होती थी जहां पे फिलहाल अरविंद केजरीवाल सर्व कर रहे हैं। तो आप अगर आप उस तरह का कोई कोनोटेशन मतलब उसमें जोड़ के कहेंगे तब किसी शब्द में कोई दिक्कत पैदा होगी। अगर आप सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं कि हाँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां पे पीएम और उनका कैबिनेट शासन करता है उसको सेंटर कहिए, यूनियन कहिए, वो न्यूट्रल है उस हिसाब से। और दूसरी चीज ये है कि जैसा निखिल ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी इच्छा और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं शब्द। कोई लुटियंस दिल्ली कहता है, कोई दिल्ली सल्तनत शब्द, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब दिल्ली सल्तनत शब्द इस्तेमाल करते थे एक खास टोन में। जब अगर कोई गांव की राजनीति कर रहा है तो तब वो बार बार जब वो जिक्र करता है कि दिल्ली में बैठे लोग, तो वो एक पावर स्ट्रक्चर और उसकी रियलिटी से दूरी को नोटिफाई करता है। ये सब चीजें हैं। चलिए एक सवाल और ले लीजिए लेकिन निखिल जी, ये एक भाई साहब जो पूछ रहे हैं कि अर्पण जैन, वेयर टू परचेज फॉर वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद। अंग्रेजी में तो एक मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन है, उन्होंने खूब अच्छा छापा है। और बहुत सारे हैं एक्चुअली, मोतीलाल बनारसी दास है, चौखंबा और इस तरह के कई हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाएगा। और हिंदी में तो जो सबसे सर्वाधिक सरलता के साथ उपलब्ध है गीता प्रेस, वो गीता प्रेस है। हाँ जी। और उपनिषदों में मैं अक्सर अपने मित्रों को कहता हूँ कि उपनिषदों की शुरुआत करने के लिए आप कल्याण का एक उपनिषद अंक है ना, उसमें सब उपनिषदों के बारे में थोड़ा थोड़ा वहां से शुरुआत कर सकते हैं और फिर क्रमशः आप उपनिषदों की तरफ बढ़ सकते हैं। उपनिषदों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। निखिल जी, मेरा वश चले तो मैं इस देश में 3-4 चीजें अनिवार्य कर दूं, है ना। एंड आई मे साउंड लाइक अ फैनेटिक बट आई जेन्युइनली बिलीव इन दीज थिंग्स। मैं इस देश के नागरिकों के लिए योग अनिवार्य कर दूं। मैंने पहले भी कहा है, अनिवार्य होना चाहिए। आपके घंटे दिन के 24 की जगह 23 हो, 1 घंटे योग हो ही। मतलब मैं चाहता हूं कि गांव में जैसे शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती है, ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पंचायत के स्तर पर योग के अध्यापकों की नियुक्ति हो। ये बहुत बड़ा जरूरी है। इसका आपको कोई तात्कालिक असर नहीं दिखेगा कि आम खाया चट आपके यहाँ पे लग गया और आप आहल अपलब कहने लगे, लेकिन योग इस देश के लिए नितांत जरूरी है ना। दूसरी चीज आयुर्वेद, उसमें मेरी बड़ी आस्था है, लेकिन आयुर्वेद की दुकानदारियों वाली आयुर्वेद नहीं, व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसका आहार और उसका विचार तय हो। ये भारत के लिए बिल्कुल अद्भुत शक्ति है। तीसरा, सरकार अलग अलग चीजों पे सब्सिडी देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार लोगों के घूमने पे खूब सब्सिडी दे। कि मान लीजिए निखिल ये कह रहे हैं कि अच्छा ब्रो मेरे को वीकेंड पे जाना है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और ऐसी सब्सिडी हो कि अगर निखिल मेघालय घूमने जाएंगे या निखिल आंध्र प्रदेश घूमने जाएंगे, है ना, या कोई भी नौजवान लड़के लड़कियां, तो उनको सरकार को रियायती वो देना चाहिए। लड़के लड़कियां इस देश के नए विचारों से वाकिफ होंगे और देश से वाकिफ होंगे, तो उसको लेकर है। और चौथा, उपनिषदों में जो ज्ञान है ना, वो बहुत गजब का है। मतलब कोई तो वजह रही होगी कि दारा शिकोह से लेके और मैक्स मुलर तक हर व्यक्ति उपनिषदों की तरफ गया है। तो उस ज्ञान का सरलीकरण और उस ज्ञान पर बातचीत। आजकल क्या होता है निखिल कि कोई भी मुंह उठा के हिंदू धर्म पर, इस्लाम पर, ईसाई धर्म पर, इन सब पे बात करने लगता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि ये सब हमारे पुरखों के रचे गए कोड हैं, विचार है ना। और आप अपने पुरखों के रचे गए विचारों के साथ क्या करते हो? संवाद करते हो। जो आपको काम का लगता है उसको आप संजोते हो, उसको और परिष्कृत करते हो। पुरखों ने भी अपने पुरखों के क्रम में यही किया
इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पुरखों के दिए ज्ञान के साथ इंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। और इसका फायदा क्या होता है कि आप इंटरनेट जनित रिलीजियस पर्सन बन के नहीं रह जाते हो, आपको उसकी डिटेलिंग समझ में आती है, उसका विराट स्वरूप समझ में आता है। चलिए, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं घंटों इस पे बात कर सकता हूँ। चलते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। चलिए, फुर्सत की सलाह में अमूमन निखिल जी सबसे पहले सलाह देते हैं, आज भी देंगे। मैं एक सलाह अभी छुआ देता हूँ, है ना, सभा में, और उसके बाद निखिल जी की सलाह सुनेंगे और फिर मैं अपनी भी कुछ और सलाह दूंगा। निखिल, मैं इन दिनों ऑडियो बुक के स्पेस को खूब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, है ना, इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और फिर मुझे कुकू एफएम के बारे में पता चला, ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है। फिर जब मैंने सुनना शुरू किया, फिर इनसे संपर्क भी हुआ, तो हमने कहा भाई साहब, कई लोग नेता नगरी के लिए भी यही कहते हैं कि यार इतना लंबा बना देते हो, तो हमने कहा ठीक है भैया, तो देखा मत करो तो सुन लिया करो, है। वैसे भी उसमें दृश्य वाली कोई बहुत ज्यादा चीजें हों जरूरी नहीं है। तो कई लोग ये बोलते भी हैं कि हम लल्लन टॉप शो को या नेता नगरी को सुनते हैं, तो मुझे उससे भी लगा कि सुनने की सलाहियत है, तो हमने भाई कुकू एफएम वालों से कहा कि आपको भी सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं, तो आइए, गठबंधन का जमाना है, तो हम लोगों की एक साझेदारी भी हुई है कुकू एफएम के साथ, और हम लोग पॉलिटिक्स बतियाते हैं, तो 2-3 मुझे अच्छी पॉलिटिकल कमेंट्री और बायोग्राफिकल चीजें कुकू एफएम पर मिली। ऑडियो बुक तो है इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी शब्द पर आजकल भी खूब चर्चा होती रहती है, और इंदिरा गांधी के दौर में जो इमरजेंसी लगी थी उस पर तो चर्चा होती ही है, घोषित इमरजेंसी। तो ये एक आप किताब सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे एक मित्र हैं छत्तीसगढ़ में आईपीएस हैं, सूरज सिंह परिहार। अभी मैं देख रहा था कल परसों उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो डाली, उनको बालश्री अवार्ड मिला था 2000 में, और 2005 की वो तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति कलाम सारे बालश्री अवार्डीज से मिल रहे थे। सूरज ने बड़े उत्साह के साथ कि कैसे एक व्यक्ति और उसका प्रेरक व्यक्तित्व आपका जीवन बदल सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर जब हमने महामहिम सीरीज में भी एपिसोड किया था, तो इस तरह के रिएक्शंस आए थे, तो उनके बारे में पढ़ा जा सकता है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उपनिषदों की बात कर रहे थे और भारतीय मीमांसा के साथ संवाद की बात कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद को नौजवानों को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। और बाकी जो उनका वो है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। निखिल जी, सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल वाली सुन रहा ऑडियो हूँ। बुक भी आप सुन सकते हैं। और दूसरा, जैसा हमने आपको बताया था कि अगर आप ये, अब आपने लल्लन टॉप पे सुन लिया कि कुकू एफएम पे ये सारी ऑडियो बुक्स हैं, तो आप कहोगे भैया लल्लन टॉप हम किताबों के बारे में किताब वाला करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप बोलते हो यार हमको गिफ्ट कर दो, फिर हम भी बोलते हैं। अच्छा, मुबारक जैसे लोग भी बोलते हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको किताब गिफ्ट में चाहिए, तो हमने कहा भी ट्विटर पे कि भैया नई रीत चलाई जाए, किताब खुद खरीद कर पढ़ी जाए। तो लेकिन फिर कई दर्शक ये कहते हैं, पाठक ये कहते हैं कि यार किताबें, कुछ किताबें बहुत महंगी भी होती हैं। तो जब हमारी कुकू एफएम के साथ साझेदारी हुई, तो इस पर भी बात हुई कि लल्लन टॉप के दर्शकों और श्रोताओं को क्या छूट मिलेगी। तो एक कूपन कोड हमको दिया गया है, LT20, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, और 20 LT20 आप कोड डालेंगे तो 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये कुकू एफएम की ऑडियो बुक्स की बात थी। अब निखिल जी की बात सुनते हैं। इस बार फुर्सत की सलाह ये है कि, और जो मैं खुद भी करने वाला हूँ, मैं इस वीकेंड से चालू कर दूंगा, मैं फ्लीबैग देखना स्टार्ट करने वाला हूँ। सौरभ, अमेजॉन प्राइम पे है, एक ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा है, हमारी एज की एक लड़की है, और एक मतलब वो एक थोड़ी डिसफंक्शनल सी, थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी वाइट, थोड़ी सी मतलब एक वो कॉमिक ट्रीटमेंट के साथ में काफी एवरीडे लाइफ दिखाने की कोशिश, और वैसे चीजें बड़ी पसंद आती हैं मुझे, तो मैं चालू करने वाला हूँ। फ्लीबैग की मैंने खूब तारीफ भी सुनी है श्वेतांग से, और श्वेतांग हमारे यहाँ सिनेमा करते हैं, उनकी राय का बड़ा वजन है मेरे लिए, और बड़े सुंदर आर्टिकल्स भी वो लिखते हैं, तो उनके वो पढ़ता रहता हूँ। उसी में से मुझे फ्लीबैग मालूम चला, तो मैं इस बार फ्लीबैग शुरू करूंगा वीकेंड से। और मुझे ऐसा लगता है कि आप और श्वेतांक लल्लन टॉप युवा मोर्चा लटाइमो के भी मेंबर हैं। उसमें आप हैं कि आप वरिष्ठों की श्रेणी में आते हैं? मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है उसमें। गौरव और श्वेतांक और जेरी, ये सब लोग हैं लटाइमो में, लल्लन टॉप युवा मोर्चा में। उफ निखिल, आई एम सो सॉरी, मतलब एकदम से वरिष्ठता हमारे हाथ पे चस्पा हो गई।
चलिए, निखिल जी के रिकमेंडेशंस के बाद मेरी रिकमेंडेशंस का दूसरा हिस्सा। हम और आप, ज्यादातर लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों की बारीकियां कैसे पकड़ी जाएं, जो लेखन के स्तर पर, कैरेक्टराइजेशन के स्तर पर हुई हैं, या हम और आप, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यार हम भी लिख सकते हैं फिल्म। ऐसे लोगों की मदद के लिए एक बड़ी कमाल की किताब आई है जिसका शीर्षक है आइडिया से पर्दे तक। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने छापा है। कैसे सोचता है फिल्म का लेखक, इसे राम कुमार सिंह और सत्यांशु सिंह ने लिखा है। दोनों ही कमाल के स्क्रिप्ट राइटर हैं और बहुत बढ़िया किताब है ये। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। कीमत भी सिर्फ 199 रुपए है। अगर आपको फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट नहीं भी लिखनी है और फिल्म देखने में दिलचस्पी है तो भी इसको पढ़िए। और मैंने जैसा आपको कहना चाह रहा था, कहा नहीं, कि आज तो सब किताबें सिनेमा पे हैं। दूसरी किताब है कावेरी बमजई की किताब है, जिसे वेस्टलैंड ने छापा है और मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। तो अक्सर क्या होता है कि हम सिनेमा के बारे में पढ़ते हैं तो वो फिल्म स्टार्स, उनकी एक्टिंग, कंट्रोवर्सीज, उन पर ही लिखा होता है। उनके साथ साथ देश की, समाज की, सोसाइटी की जो कमेंट्री होती है वो मिसिंग होती है। लेकिन कावेरी बमजई की किताब में ऐसा नहीं है। आपको इन तीनों एक्टर्स की लाइफ, इनके इमर्ज होने की, सस्टेन करने की, कमबैक की कहानी के बारे में पता चलेगा, और भारत की कहानी भी, क्योंकि कावेरी बमजई लंबे वक्त तक पत्रकार रही, अभी भी हैं, इंडिया टुडे समूह के साथ जुड़ी रही, इंडिया टुडे की एडिटर भी रही। तो वो पूरा जब शुरुआत करती हैं तो ये तीनों जब आते हैं 1988 के दौर में, कयामत से कयामत तक, बीवी हो तो ऐसी, और शाहरुख खान कुछ टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, और देश में वो 88 का दौर कैसा था, पोस्ट बोफोर्स, और बाद में किस तरह चीजें हुई, फिर लिबरलाइजेशन का दौर आया, और उसके बाद के दौर, महाराष्ट्र का सुर कैसा बदला, मुंबई का सुर कैसा बदला। तो आसपास की सारी सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ ये कहानी कहती है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इन दोनों किताबों पर किताब वाला भी हो। मेरे रिकमेंडेशन में तीसरी किताब है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये इस किताब का कवर है। इसे रूपा पब्लिकेशन ने छापा है, और AR रहमान ने इसका फॉरवर्ड लिखा है और आमिर खान ने इसका आफ्टरवर्ड लिखा है। और मैं इस किताब को भी पढ़ने का इरादा रखता हूँ। बाकी जब किताब पढ़ लूंगा तब आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं या ललन टॉप का हमारा कोई और साथी इस पर किताब वाला में राकेश ओम प्रकाश मेहरा से बातचीत भी करेगा। चौथी और आखिरी जो किताब है आज के रिकमेंडेशन की, इसको प्रकाशित हुए कुछ समय हो चुका है, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके जो लेखक हैं उनका देहांत भी हो चुका है। लेकिन इस किताब को जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। जो गुजर गए हैं लेखक, उनको शुक्रिया कहिए, और इससे आपकी फिल्मों की और समाज की समझ भी बेहतर होगी। और एक चर्चित टीवी पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने इस पर पूरा शो भी किया था। मंजुल प्रकाशन से यह किताब है, दास्ताने मुगले आजम, राजकुमार केसवानी ने किताब लिखी है, मंजुल से पब्लिश है। बहुत खूबसूरत किताब है। 1599 रुपए इसकी कीमत है। अब सुन के लगता है कि ज्यादा है, पर हम लोग 1600 रुपए में कई दफा कमीज खरीदते हैं या आउटिंग में जाते हैं, तो मैं उन खर्चों के जस्टिफाइड होने या न होने पर बात नहीं करूंगा। पर ये इतनी खूबसूरत किताब है। इसमें देखिए आप मकबूल फिदा हुसैन के बनाए हुए, मुगले आजम पर बनाई हुई तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत सी, ये देखिए इस तरह की, और बहुत दिलचस्प डिटेल है, बहुत दिलचस्प डिटेल की। एक सीन इसमें, एक वाकया बयां है कि निखिल की, एक सीन होता है उसमें पृथ्वीराज कपूर का किरदार है, अकबर का किरदार, और उसके जूते बन के आ रहे हैं खास तौर पे। तो वो कहता है एक आदमी जो प्रोडक्शन कंट्रोलर, अरे आसिफ साहब जूते तो दिखेंगे ही नहीं, ये तो हौदे पर ही बैठे रहेंगे पूरी देर, तो जूतों पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत है इस सीन में। तो उन्होंने कहा कैमरे को दिखें या ना दिखें, पृथ्वीराज कपूर को उन जूतों को पहनते हुए ये एहसास होना चाहिए कि बादशाह अकबर जिस तरह के शानदार जूते पहनता था वो मैंने पहन रखे हैं। जब आपका परिधान, आपके जूते वो कैमरे के फ्रेम में हो ना हो, आपको उस वर्चस्व का, उस ताकत का, उस ग्लोरी का एहसास कराएंगे, तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके संवाद में, आपकी नजर में, आपकी चाल ढाल में वो लुत्फ आएगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इसमें
दिलीप कुमार विग बनवाने के लिए कैसे लंदन में रहते हैं, और सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में, और सुंदर तस्वीरें हैं, एनेक्डोट्स हैं इस फिल्म से जुड़े लोगों के। तो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। ये मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशंस हैं, और यहीं पर बात समाप्त होगी। निखिल जी और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वीकेंड, और सुबह सवेरे उठिए, बैडमिंटन खेलिए, कोई दूसरा खेल खेलिए, योगा करिए, निशाचरों की तरह देर रात तक मत जागते रहिए किसी वेब सीरीज को देखने के नाम पर। निखिल जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस सलाह से सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अपनी घड़ी थोड़ा ऐसे शिफ्ट करने की, देखें कब तक होता है। हाँ, और देखिए वेब सीरीज का जिक्र कर रहा हूँ, मेरे लाडले एक्टर्स, और जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, मेरा सौभाग्य, निखिल विजय और शुभम गौर, और उन दोनों की एक वेब सीरीज भी है जो अमेजॉन प्राइम पे आ गई है, हॉस्टल डेज, उसका सीजन 2। तो जिनके अंदर लड़कपन, लौंडपना कूट कूट के भरा है, उनको हॉस्टल डेज टाइप का कंटेंट बहुत पसंद आता है। मैंने भी देखना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं।